हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज हम 6 जनवरी 2022 की सीटेट का पेपर वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आपको यूपी टेट हुआ या सीटेट हुआ या केवीएस हुआ, डी ट्रिपल एफ, सारी सभी जगह आपको हेल्प करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन 25347। इसका हिंदी वर्जन ये है, ये कह रहा है कि 25,347 में कितने सैकड़े हैं, कितने सौ हैं। इसमें देखिए कितने सारे ऑप्शन दे रहे हैं, 300, 253, इतने इतने दे रखे हैं। ठीक है, इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? इसमें कुछ नहीं करना होता। देखिए 25347, इसको आप क्या करिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए। 100 से डिवाइड करने के बाद जितना आपके पास इंटीजर बचता है ना, जो भी इंटीजर वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है, मतलब इंटीजर का मतलब आपको पूरा पूरा इसको डिवाइड नहीं करना है। जहाँ आने के बाद रिमाइंडर आपका कुछ बच जाता है और 100 से डिवाइड नहीं होता है, जो भी आपका ये क्वोशंट आएगा, जो भी आपका भागफल आएगा, तो वो आपका हो जाएगा उतना सैकड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 25,347 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा ये देखिए, 100 दो हम 200, ये 53 आएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे 4 उतर जाएगा, 100 पचे 500, ये 34 आएगा, ये 7 उतर जाएगा, और 100 फिर 100 जो से 3 बार में चला जाएगा 300। ठीक है, ये आपका 47। अब 47 जो होगा, अब 100 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, मतलब इसके आगे अगर डिवाइड होगा तो ये पॉइंट में चला जाएगा। मतलब आपका क्वेश्चन जो जो आपका यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे भागफल आया ना 253, ठीक है, तो यही आपका सैकड़ा हो जाएगा। अब तो ये आपका आंसर हो जाएगा 253। बट एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है कि आप पूरा एक एक करके डिवाइड करो। आप कैसे करोगे? देखिए 25347 डिवाइड बाई 100। हम सबको पता है कि जब भी अगर 100 से डिवाइड करना है तो जितना जीरो होता है, जितना नीचे जीरो है, ऊपर उतने उतने अंक के बाद आप पॉइंट लगा देते हैं। मतलब नीचे 2 जीरो था तो मैंने क्या किया, आप राइट साइड से क्या करिए, 2 डिजिट काउंट कर लीजिए, 1 और 2, मतलब 4 के बाद एक पॉइंट लग जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 253.47, मतलब 253.47। तो आप क्या करना है, आपको पॉइंट वाला चीज़ छोड़ देना है, जो यहाँ पे इंटीजर जो बच जाए उसको लिख लेना है 253। तो आपका जो 100 पोजीशन आएगा वो आपका आएगा 253, मतलब 25347 में कितने सैकड़े हैं, 253 सैकड़े हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई एम ए 2 डिजिट ऑड नंबर और ग्रेटर देन 24 × 4, माई वन सेंटेंस रीच आर इक्वल व्हाट नंबर्स आई एम। ठीक है, इसको आप बनाने ऐसे नहीं बैठेंगे, आप इसको ऑप्शन के साथ एलिमिनेट करेंगे। देखिए हिंदी वर्जन क्या दे रखा है, हिंदी वर्जन कह रहा है कि मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूँ और 24 × 4 से अधिक हूँ। मैं इकाई और दहाई के अंक बराबर हूँ, मैं कौन सी संख्या हूँ। अब ऑप्शन में आते हैं, इस वाले पॉइंट को बदल लेते हैं। मेरा इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं। जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये देखिए 87, 88, 97, 99, इसमें इकाई और दहाई के अंक किस में बराबर है, एक केवल एक इसमें बराबर है, किस में बराबर, मतलब ये दोनों गलत हो गए। बस ये दो बचेगा, 88 और 99। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखिए, पहला क्या दे रखा था कि मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूँ। देख रहे हैं, विषम संख्या है। अब एक बात बताइए, 88 आपका विषम संख्या है? नहीं है ना, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है, मतलब ये सम संख्या है। 99 क्या होगा, आपका एक विषम संख्या होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। कैसे मैंने सॉल्व किया, आप इसको मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा। आप देखिए आप कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने कैसे एलिमिनेट किया, मैंने सिंपल देख लिया कि ये कंडीशन कि मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर है। मैंने ऑप्शन में देख लिया किसके किसके इकाई और दहाई के अंक बराबर है। मेरे को 2 ऑप्शन मिले, 88 और 99, इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा। उसके बाद मैंने एक और कंडीशन पढ़ा कि मैं 2 अंकों की विषम संख्या हूँ। अब मुझे पता है 88 और 99 में विषम संख्या कौन है, 99, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 27, 68, 75 में आए 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। यहाँ पे स्थानीय मान दे रखा है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू दे रखा है। ठीक है, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। फेस वैल्यू क्या होता है, वो नंबर इट सेल्फ होती है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 27687 में 7 की फेस वैल्यू क्या है, तो दोनों में 7 ही होगा। लेकिन यहाँ पे प्लेस जो वैल्यू होगी वो अलग हो जाएगी। और प्लेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये नंबर दे रखा है 27685। इसमें इस 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना होता है, 7 ×
7 की जगह 1 लिखना होता है, 1 लिखेंगे, जिस भी नंबर का प्लेस वैल्यू पूछे उस नंबर की जगह 1 लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद जितने भी राइट में जितने भी नंबर्स होते हैं ना, जितनी भी डिजिट्स होती है उतने जीरो उतार देते हैं। तो 7 के बाद एक केवल 5 है तो एक जीरो लिख देंगे, मतलब 70, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू 70 है। दूसरे वाले की देख लेते हैं प्लेस वैल्यू कितनी होगी, कैसे लिखोगे इसको, देखिए 7 एज इट इज लिखेंगे, इंटू 7 की जगह 1 लिखेंगे। इसके बाद कितने डिजिट बज रहे हैं, 1 2 3 4, तो क्या करूँगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, आपका इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 70,000, ठीक है। अब दोनों में का पूछ रहा है कि 7 के जो स्थानीय मान है उनका अंतर बताइए। कैसे निकालोगे, एक का स्थानीय मान आया 70,000, दूसरे का स्थानीय मान आया 70, ठीक है। तो इसको घटा दीजिए, क्या करेंगे, जीरो में से जीरो घट जाएगा, जीरो आएगा, 10 में से यहाँ पे जीरो बचा, एक हासिल होगा, 10 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा 3, यहाँ पे 9 बच जाएगा, यहाँ भी 9 बच जाएगा, यहाँ 6 बच जाएगा, कितना बचा 69930। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 69930, ठीक है। समझ, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक होती है प्लेस वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अगर मैं बोलूँ इसी क्वेश्चन में 7 की फेस वैल्यू क्या है, ठीक है, तो एक पहले वाले 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी, दूसरे वाले 7 की भी फेस वैल्यू 7 ही होगी, और इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि 7 के स्थानीय मानों का अंतर, मतलब प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो प्लेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, ऐसे कैलकुलेट करोगे, जिस भी नंबर का प्लेस वैल्यू पूछ रहा होता है, जिस भी नंबर का प्लेस वैल्यू पूछ रहा होता है उसके जगह क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, ठीक है। उसके आगे राइट साइड में जितने भी डिजिट होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं, और उस नंबर को एज उतार देते हैं, ठीक है। तो मतलब 7 का निकाला, 7 इंटू 1, एक डिजिट है 5, एक जीरो लगा दिया 17। ऐसे ही 7 का क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1, 7 की जगह 1 लिख दिया, उस राइट साइड में जितने भी डिजिट है उतने जीरो यहाँ पे लगा देंगे। तो ये आपकी प्लेस वैल्यू हो गई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 0.013 एंड 0.07 इज इक्वल टू, सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है, सिंपल ना, आपसे गुणा पूछ रहा है। बट ये गुणा करने में बहुत लोग गड़बड़ी कर देते हैं कि पॉइंट में गड़बड़ी देख लेते हैं, पॉइंट का बस डिफरेंस है, कुछ नहीं। मैं एक ट्रिक बताऊंगा, कुछ नहीं करना होता है, कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, देखिए। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, पॉइंट आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये समझिए कि बस मेरे को क्या कह रहा है, 13 में 7 का मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 13 सत्ते 91 लिख लूँगा, ठीक है। अब देखिए आपको कहीं भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, आप देखिए पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट के बाद राइट साइड में कितने डिजिट आ रहे हैं, पहले बार इसमें कितने आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। इसमें कितना आ रहा है, पॉइंट के बाद राइट साइड में कितने आ रहे हैं, 1 2 3, इसमें 3 डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये देखिए यहाँ पे 2 डिजिट आ रहे हैं, यहाँ पे 3 डिजिट आ रहे हैं, आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दो, जितने भी डिजिट बढ़ रहे हैं पॉइंट के बाद, 3 2 5, मतलब अब आपको क्या करना है, जितना भी मल्टीप्लिकेशन करने पे आया नंबर, ठीक है, इसके बाद आप क्या करिए, टोटल 5 डिजिट लिखिए, और उसके बाद क्या करिए, एक पॉइंट लगा दीजिए। अब पाँच जो डिजिट हो कैसे लिखोगे, 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है और 9 1, इसके आगे 3 और जीरो हम लगा देंगे, 1 2 3, अब टोटल कितने हो गए, 5 हो गए अपन के पास, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.00091। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कैसे किया मैंने। देखिए क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट को भूल जाइए, जो भी आपका नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधा सीधा, 13 इंटू 7 ये हो जाएगा आपका 91, ठीक है, 91 लिख दिया। उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट बच रहे हैं यहाँ पे, इसमें इस वाले में पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद कितने हैं, 3 डिजिट है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 2 5 हुए। अब टोटल हमको 5 पॉइंट के बाद 5 जो डिजिट है उसके बाद एक पॉइंट लगाना होगा, ठीक है। अब 5 डिजिट कैसे हम बनाएंगे, हमारे पास 91 है जिसमें 2 डिजिट ऑलरेडी हैं, तो कितने कम पड़ रहे हैं, 3 कम पड़ रहे हैं, उस 3 के लिए हम क्या करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3, ठीक, और इसके बाद एक जीरो लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 0.00091, ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव कीजिए। तो आप देख लीजिए क्या है कि बच्चों का पसंदीदा पे दे रखा है, बच्चों की संख्या दे रखी है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में आप देखोगे ना, तो क्वेश्चन में कुल भी यूज कर रखा है, कुल बच्चों की संख्या। तो सबसे पहले आप क्या करनी पड़ेगी ना, बच्चों की संख्या का आप ऐड कर लीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा कितने बच्चे हैं। तो ऐड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 5 5 10 हो गया, हासिल 1 हो गया, 3 2 5 3 8 1 9 1 10, टोटल 100 स्टूडेंट है टोटल।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्या क्या ऑप्शन में दे रखा है, वहाँ से एक एक चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। मतलब हमारे पास टोटल 100 बच्चे हो गए और हर बच्चा जो होता है मतलब जो कौन कौन सा पे पी रहा है उसका नंबर सामने दे रखा है। अब क्वेश्चन में चलते हैं, कह रहे हैं नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या जो है कुल बच्चों की संख्या का 1/5 है। देखिए नींबू पानी कितने पी रहे हैं, 10। तो क्या ये जो 10 है वो कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 100, इसका 1/5 है, नहीं है, कितना है, 1/10 है, क्योंकि जो 10 होता है वो 100 का 1/10 होता है, ना कि 1/5 है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए, कॉफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या जो है कुल बच्चों की संख्या का 1/4 भाग है। अब कॉफ़ी कौन पी रहा है, 25 बच्चे। ठीक है। अब कह रहे हैं कि 25, क्या 25 जो है कुल बच्चों की संख्या का 1/4 है, बिल्कुल है, क्योंकि 100 का जो 1/4 होगा वो 25 ही तो होता है। तो ये कथन आपका जो सही हो जाएगा कि कॉफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या जो है बच्चों की जो संख्या है वो कुल टोटल जो स्टूडेंट है उनका 1/4 है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या करना था इसमें, पहले सारे बच्चों का नंबर जोड़ लो, कितने टोटल बच्चे हैं क्लास में। ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन पे आप जाओ, बता रहा ऑप्शन में पूछ रहा है कि हर टाइप का जो पेय पदार्थ है वो कितने बच्चे पी रहे हैं और वो टोटल का कितना पार्ट है, तो आप उससे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी का सवाल है। घड़ी का सवाल कैसे है, देखिए कह रहा है कि 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोणों की माप क्या होगी। अब देखिए इसमें ये घड़ी बनाता हूँ। ठीक है। घड़ी ऐसी होती है, यहाँ पे 3 बजता है, यहाँ पे आपका 12 बजता है, 6 बजता है, ये 9 बजता है, बीच बीच में भी 1 बजता है, यहाँ 2 बजता है। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे ये घड़ी होता है। अब आपसे मैं पूछूं कि जब भी 1 घंटा होता है ना, 1 घंटा का मतलब क्या है कि जब भी मैं बोलता हूँ कि 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, 6 बजा, ये एक एक घंटा। तो जो घंटे वाली सुई है वो कितना एंगल बनाती है, कितना कोण बनाती है। ठीक है। तो कैसे निकालोगे, ये देखिए सर्कल है, पूरा का पूरा एक सर्कल है, आपको पता है कि सर्कल पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। ठीक है। और ये टोटल कितना बज रहा है, यहाँ से 1 से लेकर के 12 बज रहा है। ठीक है। 1 बजा, फिर 2 बजा, फिर 12 बजा, मतलब 12 बार ये घंटे की सुई घूम रही है। ठीक है। तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी 1 घंटा बीतता है ना तो घंटे वाली जो सुई जो 30 डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे बनाती है, मैंने बताया आपको कि सर्कल है, सर्कल पर 360 डिग्री का कोण बनता है, आपको पता है। ठीक है। और जो घंटे की जो सुई है वो 1 से लेकर के 12 तक ही तो नंबर होता है। मतलब 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, 3 बजेगा, फिर 12 बजेगा। वो अलग बात है कि दिन में बजेगा फिर रात में 12 बजेगा, बट यहाँ पर बजेगा बजेगा तो 12 ना, 12 से ज़्यादा तो होगा नहीं। ठीक है। तो क्या होगा कि 12 से 1, 1 से 2, तो टोटल 12 होगा, 12 नंबर हुआ। ठीक है। 360 को मैंने क्या किया, 12 से डिवाइड कर दिया तो आपका नंबर 30 डिग्री आ गया। मतलब घंटी वाली जो सुई है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब बताइए क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 बजे कितना एंगल बनाएगी। मैंने बताया कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो जब 2 बज जाएगा तो 2 बजे में कितनी बार, 2 बार घंटे की सुई एक पहले 1 पे आई फिर 2 पे आई, तो कितना हुआ, 2 गुणे 30, मतलब 60 डिग्री। ठीक है। तो आपका जब 2 बजेगा तो जो घंटे वाली जो सुई है वो 60 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, इसका हिंदी वर्जन देख लीजिए। हिंदी वर्जन क्या कह रहा है कि विभिन्न सप्ताह में एक पौधों की लंबाई में परिवर्तन को मापा गया है एक तालिका के थ्रू। ठीक है। इस सप्ताह 1 में इतना सेंटीमीटर से लंबाई है, सप्ताह 2 में इतना दे रखा है, सारे सप्ताह में दे रखा है। तो पौधों की लंबाई में सबसे अधिक परिवर्तन पूछ रहा है कौन से सप्ताह में हुआ। ठीक है। क्या 1 से 2 या 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ही करना है। तो आपको बस ये करना है ना कि देखिए आप क्या करिए, 1 से 2 सप्ताह में जाने पर कितनी वृद्धि हुई, दूसरे में से पहले को माइनस कर दीजिए, फिर दूसरे से तीसरे में जाने पर कितनी हुई, तीसरे में से दूसरे को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। मतलब जब सप्ताह 1 में 0.5 सेंटीमीटर था, सप्ताह 2 में 2.7 था, तो एक्चुअल में सप्ताह 1 से सप्ताह 2 जाने में कुछ तो बढ़ा होगा ना, कितना बढ़ा, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2.7 में से 0.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1.2 आएगा। ठीक है। मतलब सप्ताह 1 से सप्ताह 2 जाने में कितना बढ़ा, 1.2 सेंटीमीटर बढ़ा। ऐसे ही जब सप्ताह 2 से सप्ताह 3 के बीच जाएंगे तो कितना बढ़ा, 2.7 से 5.8 हो गया। तो माइनस कर दीजिए, 5.8 से 2.7 माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 8 में से 7 गया 1, 5 में से 2 गया 3, मतलब ये हो जाएगा 3.1। ठीक है। कैसे मैं निकाल रहा हूँ, देखिए क्योंकि एक सप्ताह से दूसरे सप्ताह जाने में लंबाई तो कुछ बढ़ रही है ना, तो कितना माइनस हो, मैं बोलूँगा कि आज 2 सेंटीमीटर, कल 4 सेंटीमीटर होगा। कैसे आपने निकाला, बाद वाले में से पहले माइनस कर दोगे, 4 माइनस 2 तभी तो निकलेगा ना, वैसे ही यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है।
ऐसे ही सप्ताह 3 से सप्ताह 4 जाने में कितना हुआ, 5.8 से 8.6 चला गया, तो माइनस कर लीजिए 8.6 में से 5.8 कितना हो जाएगा, 16 में से 8 जाइए 8, 7 में से 2.8 हो जाएगा, ये 2.8 हो गया। ठीक है, ऐसे सप्ताह 4 से सप्ताह 5 जाने में कितना हुआ, 8.6 से 11.5 हो रहा है, इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, कितना होगा, 15 में 6 जाए ना, 10 में 8 जाए 2, मतलब 2.9। अब सबसे ज़्यादा किस वाले सप्ताह में बढ़ा है, देखिए सप्ताह 2 से सप्ताह 3 में, मतलब 3.1, ये सबसे ज़्यादा आ रहा है ना, क्योंकि सप्ताह 1 से सप्ताह 2 जाने में 1.2 ही बढ़ा था केवल, सप्ताह 2 से 3 में जाने में 3.1, 3 से 4 जाने में 2.1, 2.8, और सप्ताह 4 से सप्ताह 5 जाने में 2.9, तो सबसे ज़्यादा कितने में, 3.1। ये क्या था, सप्ताह 2 से सप्ताह 3 में, तो यह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सप्ताह 2 से सप्ताह 3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एवरेज का क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि 5 मित्रों की जो औसत लंबाई है ना 150 सेंटीमीटर, इनमें से 4 मित्रों की लंबाई दे रखी है 153, 150, 151, 147 सेंटीमीटर, और 5वें मित्र की लंबाई बतानी है आपको। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, मैंने आपको एवरेज बताया था, सबको क्या करिए, सबको जितने भी है ना सबको आप ऐड करिए। ठीक है, उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 का मतलब क्या है कि मतलब पहले की लंबाई, दूसरे की लंबाई, तीसरे की लंबाई, चौथे की लंबाई, पाँचवें, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर लीजिए, और ये एवरेज दे रखा है 150। ठीक है, इन सब में क्या दे रखा है, 4 की वैल्यू दे रखी है 153, 150, 151, सबको दिया, सबको ऐड करिए, पाँचवें की मान लीजिए x है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, बट हमको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, आप इसको ट्रिक के थ्रू करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए, ये देखिए कैसे करेंगे। अब एक बात बताइए, मैं बोलता हूँ एवरेज 150 है, 150 से 153 सेंटीमीटर कितना बड़ा है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 150 से दूसरा वाला कितना बड़ा, एग्जैक्टली सेम ही है, तो कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ दीजिए। एक बात, 150 से तीसरा कितना बड़ा है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बड़ा है। और जो चौथा है 150 से कितना बड़ा है, यहाँ पे ये बड़ा नहीं है, छोटा है, क्योंकि 150 एवरेज है, 147 है, मतलब -3 है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि सबका एवरेज 150 है, तो कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, तो देख लीजिए ना कि कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है। हमको सबको पता चल गया कि देखिए एक जो पहला वाला बंदा था वो 3 सेंटीमीटर बड़ा है, दूसरा वाला एकदम एग्जैक्ट है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, तीसरा वाला क्या है, 151 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर बड़ा है, चौथा वाला क्या है, 3 सेंटीमीटर छोटा है, तो इसको -3 लिख दिया। अब एक बात बताइए, ये 3 में से 3 चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, 0 हो जाएगा। बस बच कितना गया, +1 वाला, +1 वाला एक बच गया ना, मतलब ये +1 सेंटीमीटर अभी भी बड़ा है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एवरेज हमको 150 ही लाना है, मतलब अभी ये बच गया तो 150 से 1 सेंटीमीटर ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक आदमी ऐसा होना चाहिए जिसकी हाइट जो है 1 सेंटीमीटर छोटी हो, मतलब उसकी जो हाइट होनी चाहिए 149 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी तो इसको भी बैलेंस कर पाएगा ना। जब इसको बैलेंस करेगा तभी तो इसका एवरेज 150 आ पाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 149 सेंटीमीटर। तो इस ऐसे ट्रिक के साथ आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम सबको ऐड करके डिवाइड करने लग जाएंगे तो ये लंबा हो जाएगा, आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, देखिए कह रहे हैं कि मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक गिन रहे थे। ठीक है, फलक मतलब होता है पृष्ठ, जो फेस होता है ना, जो भी जैसे आपका घर होता है तो घर के जो कमरे होते हैं उनकी जो दीवार होती है उनको एक फेस बोलते हैं। ठीक है, तो उनको फेस बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि घन, बेलन, घनाभ और गोले में फलकों की संख्याएं बताइए कम से कम। ठीक है, अब सबसे पहले ना इसमें क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि सारी आकृतियाँ आपको पता होनी चाहिए क्या कैसी होती हैं। तो मैं एक सिंपल सा चीज़ बता देता हूँ, घन और जो घनाभ होते हैं ना, घन और घनाभ मतलब घन और घनाभ। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं घन को, और घनाभ को क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। तो घन और घनाभ जो होते हैं दिखने में एक जैसे ही होते हैं, बस डिफरेंट ये होता है घन और घनाभ में कि घन में जो सारी भुजाएं जो होती है ना वो बराबर होती हैं, घनाभ में सारी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, तो घन का शेप कैसे होता है, देखिए ऐसे होता है। जो आपका रूम होता है ना, रूम रूम आपने देखा होगा, सबके यहाँ जो कमरे बने होते हैं वो एक्चुअल में घनाभ के आकार का होता है, इसी टाइप का तो होता है रूम, इसी में आप रहते हो अंदर। इसकी लंबाई होती है, इसकी लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई होती है, इसकी एक ऊंचाई होती है। ठीक है, तो जो आप जिस कमरे में आप रहते हैं वो घनाभ के शेप का होता है। अब मान लीजिए जिसके कोई भी जिस कमरे में रह रहा है उसकी अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है तो हम उसी को बोल देते हैं कि वो घन वाले कमरे में रह रहा है। तो अब बात बताइए, आप अपने कमरे को देखिए, अब जिस रूम में बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं उस रूम को चारों तरफ से देखिए, उसकी लंबाई को देखिए, उसकी चौड़ाई को देखिए और उसकी ऊंचाई को देखिए। आप गिनकर बताइए कि कितनी दीवारें हैं उसमें। दीवारों में आपको क्या करना है, छत को, ये जो छत होता है छत को और फर्श को भी काउंट करना है। तो अगर आप काउंट करेंगे तो कितना है, चलिए काउंट करते हैं। देखिए आप सबसे पहले क्या देखिए, इसके सामने वाला एक ये होगा, एक ये होगा, 2
ठीक है। फिर ये एक सामने वाला 3 हो गया, इसके एक पीछे वाला 4 हो गया, ये छत जो हो गई 5 हो गई, ये जो फर्श हो गई 6 हो गई। ठीक है, आप एक बार अपने कमरे में बस देखिए ना, आपको अपना जितनी भी दीवारें हैं सबको काउंट कर लीजिए, और जो छत और फर्श है उसको भी काउंट कर लीजिए, तो ये पृष्ठ हो जाता है। तो घनाभ में कितने हो जाएंगे? 6 पृष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, और घन में कितने होंगे? इसमें भी 6 होंगे। दोनों में सेम ही होता है, बस मैंने अंतर ये बताया था कि घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होते हैं, घनाभ में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये आपका दोनों 6 6 हो जाएंगे, मतलब घन और घनाभ में 6 हो जाएंगे। किस में ऑप्शन में दे रखा है देख लेते हैं। सेकेंड में दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है, घन और घनाभ दोनों में 6 6 दे रखे हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। ठीक है, और लास्ट में वन वन दे रखा, मतलब इन दोनों में कॉमन है, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बस एक देख लेते हैं कि दूसरा नंबर वाला 4 या 3 होगा। कैसे? दूसरा नंबर क्या है? बेलन है। ठीक है, मैं आपको बेलन बता देता हूँ, बेलन कैसे होता है। देखिए, इसको बेलन बोलते हैं। ये सिलेंडर होता है, इसको इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। इस टाइप की जो आकृति होती है ना, इसको बेलन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी इसमें अगर पृष्ठ आप देखोगे ना, तो एक ऊपर वाला, एक एक नीचे वाला, दो, और जो साइड में होता है ना, साइड में जो कर्व टाइप का होता है, ठीक है, कर्व, ये होता है 3। तो मतलब टोटल 3 पृष्ठ होंगे इसमें बेलन में। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्फीयर तो आपको सबको पता है, जो गेंद देखते होंगे, फुटबॉल फुटबॉल देखा होगा आपने, क्रिकेट की बॉल देखा होगा, गोल सा होता है। उसमें क्या होता है? उसमें एक ही शेप तो होता है, एक ही पृष्ठ तो होता है, बस बाहर का जो आपको पृष्ठ दिखता है तो उसमें एक होता है। तो ये तो आसान था। बस बेलन था, तो बेलन में आपको देखो, बेलन इस टाइप की आकृति होती है, इसको बेलन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ऊपर और नीचे सर्कुलर होता है, तो ये एक पृष्ठ हो जाता है। जो वृत्तीय आकृति होती है एक पृष्ठ हो जाता है, और जो साइड में जो होता है राउंडेड शेप का, वो एक वो हो जाता है। एक ये, तो टोटल 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा 6361। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो भिन्न है ना, 7/8 से कम और 1/3 से अधिक है। इसको मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। इसके पहले एक मैं बेसिक बता देता हूँ कि मैं आपसे पूछूँ 1/2 और 1/3 में कौन सा बड़ा है, तो ऐसे बताना इसको देख करके मुश्किल है। ठीक है, एक तरीका है कि इसको डिवाइड करिए, पॉइंट में आएगा, जो कि मुश्किल काम है। ठीक है, सबसे आसान तरीका मैं क्या बताऊंगा, क्या करिए, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से, कितना हो जाएगा? 3, इधर हो जाएगा 2। अब इसमें आसानी से बता सकते हो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, 3 बड़ा है 2 से, इसलिए ये वाला जो नंबर होगा ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगाएंगे। चलते हैं लगाते हैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे। देखिए क्या कह रहा है कि 7/8 से कौन सा कम है। 7/8 से कम पूछ रहा है, तब एक एक ऑप्शन को आप पकड़ लीजिए और चेक करते जाइए। ठीक है, पहला क्या है? 9/10, और ये 7/8। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 9×8 72 और 10×7 70। इसमें क्या हो रहा है? ये वाली जो चीज़ है वो बड़ी हो रही है, मतलब 9/10 जो है वो बड़ा हो रहा है 7/8 से, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है? 3/11 7/8 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8×3 = 24, 11×7 = 77, मतलब 24 जो है छोटा हो रहा है 77 से, मतलब ये वाली जो चीज़ है वो छोटी होगी। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अभी एक और कंडीशन चेक करना है ना, 1/3 से अधिक होना चाहिए, तो हम सारे कंडीशन एक बार चेक कर लेते हैं। तीसरा क्या कर रहा है? जो 17/24 है वो इसका चेक कर लीजिए आपका 7/8 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करें क्या होगा? 8×7 = 56, और 8×1 = 8, 5 = 13, ये क्या हो जाएगा? 7×4 = 28, और 7×2 = 14, 16। इसमें 136 जो हो रहा है वो छोटा हो रहा है 168 से, तो मतलब ये भी हो सकता है। ठीक है, 17/24 भी हो सकता है। तीसरे पे आ जाते हैं, 26/29 और 7/8, इसको मल्टीप्लाई करिए, 8×6 = 48, 8×2 = 16, 4 = 20, 7×9 = 63, 86 6, 7×14 = 6 20। ये क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, मतलब 26/29 जो है 7/8 से बड़ा हो रहा है, तो मतलब ये वाला नहीं होगा। तो ये पहला और लास्ट वाला कैंसिल हो गया, मतलब ये वाले ऑप्शन नहीं होंगे, बच गए दूसरा और तीसरा। तो एक काम करते हैं, दूसरा को चेक कर लेते हैं। दूसरे को कैसे चेक करेंगे? दूसरा वाला कंडीशन 3/11 था, ये क्या होना चाहिए? कह रहा बड़ा होना चाहिए 1/3 से, मतलब ये क्या होना चाहिए? 1/3 से बड़ा होना चाहिए। अब इसको चेक कर लीजिए कैसे है कि नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए सेम। 11 × 11 और 3 तरीके 9, क्या ये 9 11 से बड़ा है? नहीं है, 11 यहाँ पे 9 से बड़ा है, मतलब आइडियली 1/3 जो है वो बड़ा है 3/11 से, मतलब ये वाला ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा आपका। केवल ये वाला ऑप्शन बच गया 17/24, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको हमको एलिमिनेट करके करना है। ये सबसे आसान तरीका है। मुझे समझाने में आपको टाइम लग रहा है, आज जब आप खुद करोगे ना तो फटाफट ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरेज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 मित्रों की जो औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है, यदि इनमें से 4 मित्रों की लंबाई 153, 150, 151, 147 सेंटीमीटर, तो 5वें मित्र की लंबाई बताइए। अब देखिए इसको मैं एक सबसे आसान तरीके से बताता हूँ। एक तो लंबा तरीका है, आप वैसे कर सकते हो कि सबको ऐड करिए और एक को एक्स मान लीजिए, डिवाइड कर लीजिए टोटल 5 से और इक्वल टू एवरेज कर दीजिए, वहाँ से एक्स क्या कर लीजिए कैलकुलेट करिए। थोड़ा लंबा तरीका है। शॉर्ट तरीका क्या है, देखिए एवरेज हमको पता है 150 है। अब देख लीजिए कि इस एवरेज से हर स्टूडेंट कितना बड़ा या कितना छोटा है। पहला 153 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई कितना बड़ा है, +3 सेंटीमीटर इस एवरेज से, ठीक है। दूसरा कितना है 150, एज इट इज है, मतलब जीरो, कोई चेंज नहीं है। तीसरा क्या है, तीसरा आपका 151 है, ये कितना सेंटीमीटर बड़ा है, +1 सेंटीमीटर। चौथा क्या है 147 सेंटीमीटर, ये एवरेज से 3 सेंटीमीटर छोटा है, -3। अब क्या होना चाहिए ना, देखिए 5 स्टूडेंट है, पाँचवें का हमको पता करना है, यहाँ पे पाँचवें को पता करना है। इन सबका क्या होना चाहिए, सम जीरो होना चाहिए। इन सबका सम जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, तभी तो सब एवरेज के बराबर होंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है, ये 3 है, ये -3 है, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बच गया +1। +1 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मतलब जो पांचवा बंदा है वो इसको कैसे बैलेंस आउट करेगा, इसको जब -1 लिखोगे तभी तो बैलेंस आउट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, तभी तो एवरेज 150 आएगा। जब एक -1 यहाँ पर लिख दोगे, इसका मतलब कि इसकी जो हाइट होनी चाहिए उसकी एवरेज से 1 सेंटीमीटर कम होनी चाहिए, मतलब 149 सेंटीमीटर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 149 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे किया मैं फिर से बता देता हूँ एक बार फटाफट। देखिए सबसे पहले आपने एवरेज लिखा, उस एवरेज से देखिए इंडिविजुअल की हाइट कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, सबको मैंने यहाँ पे लिख लिया चारों की। अब फिर मैं देख लेता हूँ कि अब क्या होना चाहिए, जितनी भी लंबाई है ना सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करनी चाहिए, तभी तो सब एक दूसरे का एवरेज 150 सेंटीमीटर आएगा। तो मैं देख रहा हूँ जब कैंसिल कर रहा हूँ तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, बट फिर भी एक बच जा रहा है, मतलब और एक स्टूडेंट भी बच रहा है, मतलब जाहिर सी बात है कि जो बचा हुआ स्टूडेंट है वो इसको कैंसिल आउट कर रहा होगा। तो मतलब ये +1 अगर दे रहा हो तो जाहिर वो जरूर जो होगा वो -1 देगा। तो मेरी जो हाइट हो जाएगी उस पाँचवें स्टूडेंट की, वो क्या हो जाएगी, एवरेज में से उस वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 149 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये स्कोर से रिलेटेड है। कह रहा है कि टीम ने पहली पारी में 368 रन और दूसरी पारी में 458 रन बनाए। टीम बी ने पहली पारी में इतने और दूसरी पारी में 439 रन बनाए, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि पहली पारी में टीम ए ने कितना बनाया और दूसरी पारी में सबको जोड़ दीजिए, और फिर बी ने कितना बनाया पहले और दूसरी पारी में, दोनों का देख लीजिए कितना डिफरेंस आया। तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, सब आप ऐड करोगे एक एक मैनुअल, तो थोड़ा लंबा आपको एडिशन करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, देखिए ए ने क्या किया, बनाया 368 पहली पारी में और दूसरी पारी में बनाया 458। बी ने क्या किया, पहली पारी में बनाया 395 और दूसरी पारी में बनाया 439। इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना आ रहा है, कितना आया, 395 में से 368 अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ पे 8 बच जाएगा, 8 में 6 जाएगा 2, मतलब पहली पारी में 27 का डिफरेंस आ रहा है। कौन, बी ने क्या किया, 27 ज़्यादा बनाया, ठीक है, प्लस के साथ बी ने 27 रन ज़्यादा बनाया पहली पारी में, ठीक है, क्योंकि इसका ज़्यादा है ना, इसका देखिए 368 था, इसका 395 था, ये 27 ज़्यादा था, मतलब बी पहली पारी में ए से 27 रन आगे है। अब दूसरी पारी में देख लेते हैं, दूसरी पारी में क्या है, ए ने 458 बनाया तो इसने 429 बनाया, ए ने ज़्यादा बनाया, कितना ज़्यादा बनाया, इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करें कितना होगा, 8 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा तो कैरी लेना पड़ेगा, तो 18 में से 9 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 19। मतलब यहाँ पे ए ने क्या बताया, 19 रन ज़्यादा बनाया बी के कंपेरिजन में। अब देखिए बी ने पहली पारी में 27 रन ज़्यादा बनाया था, ए ने दूसरी पारी में 19 रन ज़्यादा बनाया था, तो अभी भी किसका ज़्यादा है, बी का पहली पारी में ज़्यादा है ना, डिफरेंस जो है कितने का है, 27 - 9 8 का, मतलब जो यहाँ पे जो बी होगा वो हो जाएगा 8 रन से क्या होगा, मैच जीत जाएगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन में पूछा है कि किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से, तो टीम बी ने टीम आपका यहाँ पे बी ने था ना, बी ने क्या किया, 8 रन से ये मैच जीत गया। क्यों, क्योंकि मैंने दिखाया था आपको कि बी का पहली पारी में जो रन था वो 27 ज़्यादा था, बट ए का जो का था वो पहली पारी में जो रन था वो 19 था, ठीक है। मतलब पहली पारी में मैंने देख लिया कि कौन जीता और दूसरी पारी में मैंने देख लिया कौन जीता, तो पहली पारी में बी जीत रहा था 27 रन से और ए दूसरी पारी में ए 19 रन से जीत रहा था। बट दोनों का आपस में कंपेयर करोगे तो बी का जो था वो 8 रन क्या था, वो ज़्यादा था दोनों पारियों में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, बी 8 रन से जीत गया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन तो हर बार सीटेट में पूछता है,
ठीक है, और भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे यूपी टेट हो या केवीएस हो, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, देखिए कह रहा है कि एक ट्रेन जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को 5:30 बजे, मतलब सुबह का टाइम है, 5:30 बजे प्रस्थान करती है। सुबह का जो बनता है 12, 1, 2, 3, 2 वाला टाइम दे रखा है, और अगले दिन 21:50 आपको पता होगा कि रात के 9:50 को बोलते हैं 21:50, ठीक है। ये ट्रेन की टाइमिंग होती है 21:50, ठीक है, मतलब रात के 9:50, ये ध्यान रखेंगे। चेन्नई पहुंचती है तो ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय कितना होगा। अब एक बात बताइए, चलिए अगले दिन पहुंचती है, मतलब ये चल रहे हैं भैया 28 सितंबर 2021 को 5:30 एकदम भोर में, और ये पहुंच कितने रही है अगले दिन, मतलब 29 सितंबर 2021 को रात में 21:50 पे, ठीक है। तो कैसे कितना कितना टाइम लगा टोटल, कितना कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। ये कह रहा है कि 28 की 5:30 बजे चल रहा है और 29 को 21:50 पे पहुंच रहा है रात के। तो मैं कहूँगा कि 28 की 5:30 से लेकर के 29 सितंबर की 5:30 तक, मतलब जिस टाइम ये चला था उसी टाइम को 29 तारीख को कितने घंटे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बताइए, 24 घंटा। 24 घंटे होंगे कि नहीं होंगे, क्यों कैसे होंगे, 28 की जिस टाइम पे चल रहा है सेम टाइम को अगले दिन अगर अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल 24 घंटे ही तो होते हैं। मैं बोलता हूँ कि आज मैं 12 बजे चल रहा हूँ और कल मैं इसी टाइम 12 बजे पहुँचा, टोटल कितना टाइम लगेगा, 24 घंटा ही तो लगेगा। तो यही काम मैंने किया कि 28 सितंबर को 5:30 बजे चला था और 29 सितंबर को 5:30 बजे सुबह के टाइम तक 24 घंटे टोटल टाइम लग गया था, बट अभी भी ये पहुँचा नहीं। क्यों नहीं पहुँचा, क्योंकि ये 29 की रात को 21:50 पे पहुँच रहा है, अभी तो आप सुबह 5:30 बजे आए हो, ठीक है। तब 29 का ही शाम को 5:30 का मतलब क्या मैं कह रहा हूँ कि 17:30, ये सुबह का 5:30 पे पहुंचा था अभी। तो 29 शाम को 17:30, जो शाम वाला 5:30 होगा उस तब कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये सुबह का 5:30 था तो शाम को 5:30 में कितने जोड़ जाएंगे, 12 घंटे। तो 24 इसमें लगा था, 12 इसमें लग गया, टोटल कितने हो गए, 36 घंटे। बट ये अभी भी नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा, कि अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं। अभी इसकी ट्रेन पहुंचेगी 21:50 पर, ठीक है, 21 अभी रात के 21:50 पे, बट शाम हमारा हो गया 17:30, 17:30 ट्रिप हो गया है और ये पहुंचा 21:50। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए क्या करिए, 50 में से 30 माइनस कर दीजिए, यहाँ से माइनस करें कितना आ जाएगा, 0। ये हो जाएगा 5 में से 3 जाए 2, ठीक। और 21 में से 17 माइनस करें कितना आ जाएगा, 4, मतलब 4 घंटे 20 मिनट। कैसे मैंने माइनस किया, शाम को 17:30 तक ये पहुंचा है 19 सितंबर को, उसके बाद ये रात में फाइनल पहुंचा 21:50। तो कितना दोनों का डिफरेंस हुआ, 4 घंटे 20 मिनट का। कैसे किया मैंने, पहले मिनट मिनट को माइनस कर दिया, 50 में से 30 माइनस किया 20 आ गया, और 21 में से 17 माइनस किया तो 4 है, मतलब 4 घंटे 20 मिनट। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी 36 घंटे ले चुका है, तो टोटल कितना होगा, 36 प्लस 4 घंटे 20 मिनट, मतलब 40 घंटे 20 मिनट लगेंगे इसको टोटल पहुंचने में। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये हो जाएगा 40 घंटा 20 मिनट, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, और नहीं आया तो फिर से आप एक बार रिपीट करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आसान है क्वेश्चन काफ़ी, बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए विकल्पों की संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है। 5 और 7 का गुणज का मतलब 5 और 7 उसके फैक्टर हैं, गुणज को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, लेकिन 6 उसका फैक्टर नहीं है। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, 6 का फैक्टर कैसे चेक करते हो, 6 का फैक्टर कैसे चेक कर, मैं बोलता हूँ 6 को लिखते हैं 2 × 3। अगर कोई नंबर है लेट से मैं ले लेता हूँ 12, अगर वो 2 और 3 दोनों से इंडिविजुअली डिवाइड होता है तो मैं उसको ये बोलूँगा कि ये जो नंबर है वो हमारा 6 से डिवाइड होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर 12 है, 12 क्या 2 से डिविजिबल है, 3 से है। तो मतलब जो 12 का जो फैक्टर होगा, एक 6 भी उसका एक फैक्टर होगा, समझ में आया। तो ऐसे इसकी डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं। अब इसमें दो आए, 2 और 3 का मैं बता देता हूँ। 2 का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी 2 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, किसी भी कोई भी नंबर है उसके लास्ट में जो डिजिट आता है उस एक डिजिट को पिक कर लीजिए, जैसे यहाँ पे 0 है ना, एक डिजिट को पिक कर लीजिए। वो डिजिट अगर 2 से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब ये है कि वो 2 से डिविजिबल है। 3 का कैसे चेक करते हैं, 3 से चेक करने का तरीका यह है कि जो भी नंबर दे रखा है, लेट से यहाँ पे 210 ही ले लेते हैं, इसके सारे डिजिट का सम करो। यहाँ पे सम क्या आ रहा है, 3। अगर ये जो सम आ रहा है ये 3 से डिविजिबल है आपका, तो ये नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो ये 3 की डिविजिबिलिटी थी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखिए। तो देखिए 210 को लेते हैं, 210 को क्या है,
210 का अगर सम करेंगे तो ये तो नंबर 2 से डिविजिबल है, सारे 2 से डिविजिबल हैं क्योंकि लास्ट में जीरो है, ठीक है। जीरो 2 से डिविजिबल होता है, सब 2 से डिविजिबल है। अब 3 से बस चेक करना है, 3 से चेक करेंगे तो 2 1 3, 3 हो रहा है इसका सम। तो ये 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल 3 से डिविजिबल, मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। 280 देख लेते हैं, 280 क्या है, 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 8 और 2 10, 10 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो मतलब ये नहीं होगा 6 से डिविजिबल। 6 3 जीरो है, ये 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। और ये क्या 3 से डिविजिबल है, इसको चेक कर लीजिए, 6 और 3 होता है 9, 9 क्या है 3 से डिविजिबल है, मतलब ये 6 से डिविजिबल होगा, 630, ठीक है। 420 जो है ये 2 से डिविजिबल होगा ही क्योंकि लास्ट में जीरो है। 3 से चेक कर लीजिए, 4 और 2 6 होता है, 6 जो होता है 3 से डिविजिबल होता है, मतलब 420 है, ये भी आपका 6 से डिविजिबल होगा। मतलब 630, 420, 210, ये तीनों जो है 620, 6 से क्या है डिविजिबल है। केवल एक 280 जो है ये आपका 6 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि जो 280 है ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 से क्यों नहीं है, क्योंकि 8 और 2 10 होते हैं, 10 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 280 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 280। ऑप्शन में दे रखा था कि जो 6 का नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 280। तो आई होप ये सब आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।